भाग्यश्री जोरों शोरों से चिल्ला रही है ईशा के घर के सामने और बंद दरवाजे को भी कोसती है और जहां दरवाजा तोड़ने तक की ठानती है वो, वहीं अब राजू भाई आकर उसे रोकते हैं ऐसे करने से और बोलते हैं कि कोई है ही नहीं अंदर। और रिद्धि भी अपनी माँ से कहती है कि कॉल कर ले वो तो बेहतर होगा, पर भाग्यश्री के पास ईशा का तो नंबर ही नहीं और एकदम से बोलती है कि ऐसे तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा टाकी का और पीने तक का पानी नहीं मिलेगा उन्हें कल को। और सबके साड़ियां गंदी हो चुकी हैं अब, जहां उन्हें लगता है कि स्विमिंग पूल ही नहीं बन जाए वहां। और अब वहीं सिक्योरिटी वाला पहुंचता है और बताता है कि 2003 से पानी आ रहा है। और अब तो भाग्यश्री कमाल ही कर देती है ये बोलकर, सुवात करो छो, हमें लगा नायग्रा से आ रहा है। उनकी बेटी का नंबर है मेरे पास। तो कब दोगे? हम सब बाढ़ में बह जाएंगे तब। रानी नंबर लेने। हरिओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। पर सभी तो वंश की पूजा की वीडियो बनाने में मस्त है और वहाँ पूजा में सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं। और अब पूजा संपन्न होने वाला है और पंडित जी वंश को अपने बड़ों से भिक्षा लेने के लिए बोलते हैं और वो जाता है सबसे पहले हरिणी के पास, जो उसे समझाती है कि रिक्शा नहीं भिक्षा बोलते हैं और खूब आशीर्वाद देती है अपने लाडले बेटे को। और फिर सभी देती है एक सोने का सिक्का। सोने के रैपर में कहीं मौसी ने चॉकलेट तो नहीं डाल दी? बिल्कुल नहीं, सोने का सिक्का है, पूरे 1 तोले का है। आई एम श्योर सोने की परख तो है ही आपको। अब बच्चे का तोहफा है, बच्चा जाने और उसके आई बाबा। वैसे भी सभी ने दिया है तो खरा ही होगा, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं और ना होने वाला है, तो जो कुछ भी है वो अपने भांजी को ही देगी। और पूजा संपन्न होने ही वाला होता है जब सभी अपने फोन पर देखती है 10 मिस्ड कॉल्स और सोचती है कि किसने कॉल किए होंगे इतने, और जाती है मंडप से बाहर देखने अपना फोन। वहीं अब उर्मिला का भी फोन बजता है तो वो भी जाती है, पर अब हरिणी और मिलिंद सुन लेते हैं उर्मिला की बातचीत फोन पर और अब वो घबरा जाते हैं कि जिसका उन्हें डर था वही होने जा रहा है आज, क्योंकि विक्की आने वाला जो है। पर किसी को भी नहीं पता था कि विक्की आ रहा है और ये बात ईशा भी सुन लेती है और घबराती है सभी के लिए। पर सभी तो अपने फोन को देखते हुए हॉल में है और तभी भिड़ती है विक्की से और उसका फोन गिर जाता है। पर सॉरी बोलते बोलते सभी एक मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है विक्की के सामने उसे देख, और दोनों एक तक देखते हैं एक दूसरे को और बड़े ही हिचकिचाहट के बाद अब सभी हाय तो बोलती है उसे, जो अपनी पत्नी श्वेता को भी इंट्रोड्यूस करता है सभी से। और उसकी वाइफ तो जैसे सभी को जानती होगी, और जहां सभी की नजरें उसके पेट पर पड़ती है तो वो बोल पड़ती है कि एक नन्हा सा जान आने वाला है उनके घर। और वहीं अब ईशा भी आ जाती है और पीछे पीछे हरिणी और मिलिंद, और जहां सभी बोलती है कि उसे एक कॉल करना है, वहीं अब ईशा उसे बाद में करने बोलकर चलने के लिए बोलती है फंक्शन की ओर। और वहीं अब हरिणी मिलिंद से पूछती है कि आखिर विक्रम कैसे आया वहां, जब मिलिंद को पता भी नहीं था। और हरिणी की कही बात को अब सुन लेती है उर्मिला और अब आग में घी डाला जैसे होता है और जाती है उर्मिला विक्रम के पास और सुनाती है सबको कि अगर इस फंक्शन में उसका बेटा नहीं आएगा तो कब आएगा। और अब हरिणी को भी जलील करती है ये बोलकर कि वो क्या सोचती है कि उसके साथ शादी करने के बाद क्या उसका बेटा मिलिंद सबसे रिश्ते नाते तोड़ देगा, और पूछती है कि क्या वो अपने भाई को भी भुलाएगा। और अब जहां मिलिंद सामने आता है अपनी आई को समझाने, वहीं अब उर्मिला कहाँ रुकने वाली। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है। अगर सभी और विक्की का रिश्ता टूटा था तो उसमें मेरे बेटे का दोष नहीं था, कमी सभी में थी। और तेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती
तो उसकी सजा हम क्यों भुगते भाई? एक तो तूने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, हमें खुद से पता चला, हमने भुगता, ऊपर से तू मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है आई। आप क्या बोल रही हैं? हमारी क्या गलती थी? क्या गलती थी? लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, ये बात छुपाना गलती नहीं है। बोलिए, आदमी लाख चीजें नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर लड़की। उर्मिला जी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। क्या गलत बोला मैंने? सच्ची तो बोला। अरे मैं तो तुम्हारी बेटी की तारीफ कर रही थी, अभी अभी बाहर बोला ना मैंने, कितनी अच्छी लग रही है। और अभी जब मुझे पता चला कि ये बच्चा गोद लेने वाली है तो मैं कितना खुश हो गई कि कितना सही फैसला लिया है इसने। और उर्मिला के मुंह से ये बात सुनकर ईशा और शांतनु तो होते हैं एकदम शॉक्ड। पर अब सभी को भी लगता है कि ये बात आखिर किसने बताया होगा उर्मिला को। ये तो उसके और उसके जीजा के बीच में सबसे बड़ा सीक्रेट था जो अभी तक सभी ने किसी को नहीं बताया था। और इशारा करके पूछती है अपने जीजा से, जो ना में जवाब देते हैं इशारों पर अब जहां ईशा सभी से पूछती है पर कोई जवाब नहीं मिलता, वहीं अब उर्मिला और मजे लेती है और बोलती है कि क्या ये बात नहीं बोलनी थी सबके सामने, और बड़े मजे लेती है। और अब और कोसते हुए कहती है कि अब छुपाकर भी क्या फायदा, क्योंकि सभी माँ तो कभी बनने वाली नहीं। ये क्या बिचारी बिचारी लगा रखा है? मेरी बेटी बिचारी नहीं है। आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में कोई है। भाई क्या कह रहे हो आप? ये वही कह रही हूँ जो तुझे कहना चाहिए। पता ही नहीं, पता कि तेरी जिंदगी में कोई आया है। पता ही नहीं रजत के बारे में। रजत? हाँ। और जहां ईशा अब बीच में कूद पड़ती है अपनी बेटी की इस कदर इज्जत उछाले जाने पर, अब बोल देती है वो बात जो सभी को भी नहीं पता कि उसके जीवन में कोई है। और अब सभी पूछती है अपनी आई से कि वो ये क्या कह रही है, पर अब ईशा को कौन रोक सकता। सीने में जो चोट पहुंचाई है उर्मिला ने उसके, और अब सबके सामने सभी को खड़ा कर देती है कटघरे में और बोलते ही जाती है ईशा रजत के बारे में। हाँ मेरी जिंदगी में है कोई। सुना आपने? मेरी बेटी की जिंदगी में रजत है, और रजत कोई ऐरा गैरा नहीं है, बड़ी कंपनी का सीईओ है वो। इन सब के मुंह बंद करने के लिए और बोलती है सबके सामने उस रजत के बारे में जिससे सभी जानती तक नहीं। पर अब बहुत हो चुका और रिश्तों के आड़ में सभी अब कसम दिलाकर ईशा को वहां से लेकर जाती है। बड़े तकलीफ में है सभी कि हर जगह उसकी कैसे मजाक बन जाती है, पर क्यों लोग उसे इस्तेमाल करने लगे हैं रिश्तेदारी के नाम पर। आगे देखते रहिए जहां हम आपको बताएंगे घूमे किसी के प्यार में आने वाली अपडेट में कि आखिर अब सभी के साथ होता क्या है और कौन है ये रजत। आपको पैसों की भाषा समझ में आती है ना, इसलिए आप ही की भाषा में आपको बता रही हूँ कि आप सोच नहीं सकते उतना पैसा है रजत के पास, और इसके जैसे कई लोगों को नौकरी पर रख चुका है। इसलिए ये क्या कर रही हो तुम? ये इन्हें समझना चाहिए था। अब जब मेरा मुंह खुलवाया है तो सुनना तो पड़ेगा ही।